स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज है हमारा डे 4 यानी एपिसोड 4 यूनिट 1 मनी एंड बैंकिंग हमारी समाप्त हो चुकी है। आप लोग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर चुके हो। अब आ जाते हैं यूनिट 2 यानी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑब्जेक्टिव से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग अभी सैंपल पेपर्स लगा रहे हो तो आपने देखा होगा, आपको एक केस स्टडी दी जाती है, वहां से आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बजट का कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ ही आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल, क्योंकि यहां पर भी यार बच्चों को ना काफी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर में तो कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आज सारे डाउट हम यहां से क्लियर करेंगे। तो चलो बच्चा पार्टी देर ना स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। आखिर ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो, गवर्नमेंट बजट दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गवर्नमेंट यानी सरकार, बेसिकली हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। दूसरा है बजट। यार बजट का मतलब तो पता है, हम कहीं जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो हम बोलते हैं पहले बजट बना लो। ये बजट बना लो का मतलब देख लो कितने पैसे हैं, कहाँ कहाँ खर्च करने हैं। यानी कोई काम करने से पहले एडवांस में जो प्लानिंग करते हो ना, मनी टर्म्स में जो प्लानिंग करते हो ना, वो कहलाता है बजट। ऐसे ही सरकार क्या करती है, जो आगे आने वाला अकाउंटिंग ईयर है, जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए एडवांस में डिसाइड करती है कि हमें हमारे पास कितना पैसा आएगा और हमें कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, जिससे हमारा देश ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे चल सके, जिससे हमारे देश में स्टेबिलिटी रह सके। तो ये है आपका गवर्नमेंट बजट। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट समझते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये वो स्टेटमेंट है जिसमें सारे के सारे रिसीप्ट्स यानी इनकम लिखी होती है और सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स कि आपको कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है। तो गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड, हमारे पास अभी एक्चुअल में रिसीव नहीं हुए, आगे आने वाले अकाउंटिंग ईयर में कितने एक्सपेक्टेड, लगभग कितना रिसीव होगा और लगभग कितना कितना खर्च करना है। ध्यान रखना, बजट हमेशा एक्चुअल नहीं होता, बजट हमेशा एस्टिमेटेड होता है। ठीक है, तो एस्टिमेटेड वर्ड याद रखना। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो फाइनेंशियल ईयर आगे आने वाला है, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी बनाती है जिससे देश के अंदर ग्रोथ हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। वो भी कैसे? विथ स्टेबिलिटी। इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल भी रहनी चाहिए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए। ये है गवर्नमेंट बजट की मीनिंग। अच्छा, कुछ छोटी छोटी सी बातें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो है सबसे पहले तो गवर्नमेंट बजट कब पेश किया जाता है। गवर्नमेंट बजट संसद में कब पेश किया जाता है, तो वो है आपकी डेट February 1, 1 फरवरी को। ठीक है, बेसिकली एवरी ईयर 1 फरवरी को। और नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर कब होता है? अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो अप्रैल से पहले मार्च, मार्च से पहले फरवरी, तो 1 फरवरी यानी 2 महीने पहले ही बजट बन जाता है। तो 1 फरवरी के दिन कौन पास करता है गवर्नमेंट बजट, कौन पेश करता है? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। और करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, बाकी रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद हाँ, एक छोटी सी बात जरूर याद रखनी है, द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज, तो इसी को हम लोग बजटरी पॉलिसी या फिर फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यार ये दो नाम जरूर याद रखना, एक तो बजटरी पॉलिसी याद रहेगा वैसे ही, दूसरा जो नाम है ना फिस्कल पॉलिसी।
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी कई बार ये शब्द आया फिस्कल। फिस्कल मींस गवर्नमेंट के रेवेन्यूज, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, तो याद रखिएगा ये वर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट बजट या बजटरी पॉलिसी को ही फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। चलो तो अभी जरा आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बेसिकली 5 ऑब्जेक्टिव है, सिंपल है, आसान है, 5 और हो सकता है एक आध और हो या 6 मान लो, तो वो देखते हैं, एक एक से डिस्कस करेंगे और अच्छे से आप लोग समझना, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। समझो जीडीपी क्या होती है। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक अकाउंटिंग ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वो जीडीपी कहलाती है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे देश की हर एक एक्टिविटी, हमारे देश की परफॉर्मेंस जीडीपी पर ही डिपेंड करती है। जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, उतनी ज्यादा इनकम जनरेशन, यानी हर चीज जीडीपी पर ही डिपेंड होती है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर सरकार हर साल ऑब्जेक्टिव रखती है जीडीपी बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ, प्रोडक्शन ज्यादा करो, आखिर ये जीडीपी बढ़ेगी कैसे या जीडीपी बढ़ती कैसे है? तो सरकार 2 प्रकार से अपनी जीडीपी को इंक्रीज कर सकती है। पहली चीज, गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट करे, गवर्नमेंट कुछ पब्लिक एक्सपेंडिचर करे, यानी काफी सारे रोड्स बनवाए, काफी सारी डैम्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, और इसके अलावा जितनी भी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट खुद भी अपनी पब्लिक कंपनीज लगा सकती है, इनके द्वारा जीडीपी बढ़ सकती है, ठीक है। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज बढ़ेंगी तो प्राइवेट सेक्टर भी ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी इन्वेस्टमेंट की। तो पहला, पब्लिक एक्सपेंडिचर करके गवर्नमेंट जीडीपी बढ़ा सकती है। दूसरे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देके जीडीपी किससे बढ़ सकती है? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देके। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा दोगे, प्राइवेट सेक्टर को कैसे बढ़ावा दोगे? आप कहोगे सर टैक्सेस कम कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है। प्राइवेट सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड कर दो, कम रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कम रेट पे वाटर सप्लाई दे दो, देखो अपने आप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो जीडीपी कैसे इंक्रीज हो सकता है? सिर्फ 2 पॉइंट से, एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से, दूसरा इंड्यूसमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट, ठीक है। तो इनके द्वारा हमारे देश की जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए क्या आएगा? जीडीपी। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन की बात की जाएगी केस स्टडीज में क्या आएगा? जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कुछ बुक में हो सकता है री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी लिखा हो। अब देखो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, शायद 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स याद आ गई हो, सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, पीपीसी कर, है ना, वहां था ना एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो आपको रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। एलोकेट का मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूटिलाइज करोगे, कैसे यूज करोगे। अब देखो जब भी रिसोर्सेज की बात आएगी, अगेन दोनों की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की भी, पब्लिक सेक्टर की भी। अब ये बताओ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करे, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो आप यहां पर लिख सकते हो सर गवर्नमेंट यानी सरकार। तो सरकार क्या करती है? इस प्रकार से अपना एक्सपेंडिचर करती है, सरकार इस प्रकार से अपना एक्सपेंडिचर करती है जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, जिससे गरीब लोगों को या जिससे समाज में इक्विटी बढ़े, ठीक है, समानता बढ़े, गरीब और अमीर के बीच का अंतर कम हो, तो वो है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर। अच्छा थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेगा? तो प्राइवेट सेक्टर को क्या चाहिए? प्रॉफिट्स। तो प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज को इस प्रकार से एलोकेट करेगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगा जिनसे उसे हाई प्रॉफिट मिलेंगे, ठीक है। ये है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों का याद रखना। पब्लिक सेक्टर उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिससे सोशल वेलफेयर हो, प्राइवेट सेक्टर उन गुड्स का प्रोडक्शन करेगी जिससे
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आओ। थर्ड पॉइंट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। अब आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर पहले तो यही बता दो कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। देखो, पब्लिक गुड्स वो सभी गुड्स होते हैं जो जनरली हर एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जनरली जो कलेक्टिव नीड को फुलफिल करते हैं ना, वो आपके पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। कलेक्टिव नीड तो समझ गए कि एक सिंगल पर्सन या सिंगल सेक्टर के लिए नहीं, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है, वो आपके पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल देता हूं ना, डिफेंस। भाई डिफेंस किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है या किसी एक सेक्टर के लिए नहीं होती है, डिफेंस पूरे देश की होती है। अच्छा, इसके अलावा लॉ ऑर्डर, लॉ कानून, भाई तो कानून किसी एक सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता है, पूरे देश के लिए में लागू होता है, हर एक नागरिक पर लागू होता है। तो लॉ ऑर्डर डिफेंस आपके पब्लिक गुड्स का पॉइंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा पब्लिक गुड्स, लॉ ऑर्डर एंड डिफेंस, तो इन पर भी सरकार हैवी एक्सपेंडिचर करती है, इसलिए गवर्नमेंट बजट में लिखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करो। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस की होगी, सरकार जब भी बजट पेश करती है तो आप देखते हो सर फिर से टैक्स स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले 2.5 लाख रुपए तक जो इनकम कमाते थे ना, उनको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे। अब सर जो 3 लाख तक कमाते हैं ना, उन्हें कोई टैक्स नहीं देने पड़ते। आगे चल के हो सकता है लिमिट 5 लाख कर दी जाए कि 5 लाख तक इनकम कमाते हो कोई टैक्स नहीं देना, उससे ज़्यादा कमाते हो 10%, बहुत ज़्यादा कमाते हो 20%, मतलब अलग अलग स्लैब रेट्स हैं। ये क्या है आखिर? ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो सरकार इनकम और वेल्थ का क्या करती है? दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्यों करती है सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन? इसलिए करती है ताकि अमीरों से, रिच पर्सन से ज़्यादा टैक्सेस लिए जाएं और गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएं, जिससे ये जो बीच का डिफरेंस है ना, गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस, ये थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, ज़्यादा इनकम कौन कमाता है? ज़्यादा इनकम कमाते हैं रिच, अमीर, तो उनसे टैक्सेस लो। इसी को हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्सेस। ठीक है, तो अमीरों से टैक्सेस लो, गरीबों को सब्सिडीज दो। ये है आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और है, वो है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। तो देखो यार, हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है ना, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब यहां मैं क्या कहना चाहता हूं वो सुनो। देखो, जो हमारे देश के पिछड़े इलाके, बेसिकली हमने देखा कि अर्बन एरियाज, शहरों का डेवलपमेंट तो ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र या फिर बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके जो हैं उनका डेवलपमेंट नहीं है। आपने बुक में इसी में एक पॉइंट पढ़ा होगा, SEZs यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो जो बहुत ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, जो हमारे देश के बहुत पिछड़े यानी बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनको स्पेशली डेवलपमेंट के लिए बजट में कुछ अलग से प्रावधान होते हैं, तो वो आते हैं आपके बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ में। तो जो SEZs हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड रीजन्स हैं, उनका डेवलपमेंट भी आवश्यक है। हो सकता है आपकी बुक में इसके अलावा शायद एक पॉइंट दे रखा होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। आपने देखा गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, जिससे सरकार का हैवी एक्सपेंडिचर होता है, मंथली पेमेंट देनी पड़ती है। इसके अलावा आपने मनरेगा तो सुना है ना भाई, 100 दिनों का रोजगार। ठीक है, बेसिकली रूरल एरियाज के लोगों के लिए। तो मनरेगा के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सरकार का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बुक में पॉइंट है तो वो भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आओ एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, एक ही स्लाइड में पूरा चैप्टर आ गया, ये समझ लो। देखो, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो बजट में दो ही चीजें लिखी जाती हैं, एक रिसीट्स यानी इनकम, दूसरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। ठीक है, अब जो ये रिसीट्स होती हैं, इनकम होती हैं, ये दो प्रकार की होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
अब बात ये है, देखो रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर तो समझ गए। रिसीप्ट्स मीन्स इनकम, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे। लेकिन मुझे आपको समझाना ये है कि ये रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। ऐसे ही ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूं रेवेन्यू और कैपिटल पर, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर एक ही दिन में चैप्टर खत्म। अरे भाई कल की क्लास में बजट रिसिप्ट स्टार्ट करूंगा तो यहां से एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैं बस आज की क्लास में आपको रेवेन्यू और कैपिटल बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां से ना बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। देखो जरा, काफी दमदार सी स्लाइड, अच्छी सी स्लाइड। तो रेवेन्यू और कैपिटल सुनना है, सारी बातें सुननी है। देखो अभी आपको बता दूं, तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे अकाउंट्स के बच्चे हैं। और जैसे ही रेवेन्यू कैपिटल की बात होती है ना, बड़े उछल के सामने आते हैं। सर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू नेचर, सर जो एक्सपेंडिचर कभी कभार करते हैं, जो ह्यूज अमाउंट के होते हैं, बड़े अमाउंट के होते हैं, वो कैपिटल नेचर। सही है भाई, तुम्हारे अकाउंट्स की डेफिनेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भाई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, इकोनॉमिक्स की अपनी खुद की लैंग्वेज है, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे सारी बातें, ठीक है। अभी सुनो, रेवेन्यू नेचर या किसे हम रेवेन्यू बोलते हैं वो समझो। देखो वो पॉइंट, या वो पॉइंट तो नहीं कहूं मैं, वो रिसिप्ट्स या वो एक्सपेंडिचर जिससे कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो, वो सारी चीजें जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज पर इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो रेवेन्यू नेचर। और जिनसे इंपैक्ट पड़ता है, यानी जिससे हमारे देश की एसेट्स इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जिनसे हमारे देश की लाइबिलिटीज इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो आपके कैपिटल नेचर। यानी जिनसे इंक्रीज डिक्रीज ना हो वो रेवेन्यू नेचर, जिनसे इंक्रीज डिक्रीज होता है वो कैपिटल नेचर, ठीक है। अब कुछ बच्चे आर्ट्स वाले आ गए, सर समझ गए, लेकिन ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या है भाई, इतना डिटेल में तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। देखो एसेट्स मींस संपत्ति, एसेट्स मींस संपत्ति, हमारे देश की प्रॉपर्टी, जैसे मशीन, वो सारी चीजें जो काफी लंबे समय तक चलती हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है, वो एसेट्स कहलाती हैं। देश के हिसाब से सोचो, प्लांट एंड मशीनरी एक इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, भाई यहां से पैसा आता है, काफी लंबे समय तक चलती हैं। डैम हुआ, ठीक है, ये आपके एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटी का मतलब सीधा सीधा उधारी, जैसे लोन, सर लोन लेते ना तो वापस भी करना पड़ता है, तो यानी हमारे ऊपर उधारी बन जाती है, ठीक है। तो अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज में कोई चेंज हो रहा है तो आपका कैपिटल नेचर, और कोई चेंज नहीं हो रहा है तो रेवेन्यू नेचर। अच्छा चलो लगे हाथों एक काम और कर लेते हैं, जरा रिसिप्ट्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि रिसिप्ट्स हमने दो प्रकार की देखी, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। जरा रिसिप्ट्स के बारे में समझते हैं। अब मुझे ये बताओ, रिसिप्ट्स का मतलब इनकम, ठीक है। ये पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बट डिटेल में और अच्छे से समझ लो, ठीक है। रिसिप्ट्स का मतलब इनकम, पैसों का आना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, ध्यान से सुनना, बात किसकी कर रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। यानी वो रिसिप्ट्स है, वो इनकम है जो रेवेन्यू नेचर की है, जिससे एसेट्स और लाइबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो बच्चे लोग, सबसे पहले ये समझो कि इनकम कब होती है, इनकम कब होती है, एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके चलना। देखो जब एसेट्स को बेच दो, मशीन को बेच दो, बिल्डिंग को बेच दो, डैम को बेच दो, एयर इंडिया बेच दो, रेलवेज बेच दो, सरकार के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीजें बेच दो तो इनकम आती है। लेकिन सर रेवेन्यू नेचर की है, बेचोगे तो एसेट्स कम हो जाएंगी। तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जिससे कोई भी एसेट नहीं बिकनी चाहिए, यानी कोई भी एसेट्स डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एसेट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा लाइबिलिटी समझो, लोन लेने पर पैसा आता है या लोन को वापस कर दो तो पैसा आता है। आप कहोगे सर लोन लेंगे ना तो हमारे पास पैसा आएगा, तो यानी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लोन बढ़ रहा है हमारे ऊपर।
तो रेवेन्यू मतलब लायबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिससे हमारे देश की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुन लो पूरी डेफिनेशन। रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिससे पहला पॉइंट कोई भी एसेट्स डिक्रीज नहीं होगी, दूसरा पॉइंट कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम कैपिटल की बात करें ना, तो कैपिटल में बस सिर्फ नो वर्ड हटा दो, यानी ऊपर था ना एसेट्स डिक्रीज होनी चाहिए या लायबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, ऐसे ही जरा एक्सपेंडिचर पर आओ, जरा खर्चों पर आओ। अब बच्चा लोग मुझे ये बताओ खर्चा कब होता है? एसेट्स खरीदोगे तो खर्च होगा या फिर एसेट्स बेच दोगे तो खर्चा होगा। अब इतना तो सब लोग समझदार हैं कि सर एसेट्स खरीद लो, प्लांट एंड मशीनरी खरीद लो, बिल्डिंग खरीद लो तो खर्चा ही खर्चा है, पैसा जाएगा। खरीदने का मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, बट मैं बात कर रहा हूँ रेवेन्यू नेचर की। तो क्या रेवेन्यू नेचर में एसेट्स खरीदनी है? क्या एसेट्स इंक्रीज होनी है? ना भाई ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे कोई भी एसेट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज लायबिलिटी की बात करूं। अच्छा, लायबिलिटी लोगे तो पैसा आता है, वापस कर दो तो पैसा जाता है। खर्चा कब होता है? जब लायबिलिटीज वापस कर दो, लोन वापस कर दो, यानी लायबिलिटी का डिक्रीज होना। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है यानी लायबिलिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो अब पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझ लो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे ना तो कोई एसेट इंक्रीज होनी चाहिए और ना ही कोई लायबिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए। और यहां से अगर नो वर्ड हटा दो तो भाई वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएंगे, यानी या तो एसेट इंक्रीज हो या फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें आप समझ गए, ये 4 पॉइंट समझ गए। रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर इतना समझ गए ना तो अब चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएंगी। तो कल की क्लास में हम वापस से शुरुआत करेंगे बजट रिसिप्ट से। पूरा बजट रिसिप्ट कल की क्लास में समाप्त कर लेंगे। उसके बाद बजट एक्सपेंडिचर, बजट डेफिसिट और जो बातें बची हैं वो हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चा पार्टी, खैर आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ढेर सारा भैया धन्यवाद। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, पीडीएफ तो आपको चाहिए ही है। थोड़ी बहुत आपको मुझसे गपशप करनी पड़ती हैं, डाउट्स भी होते हैं, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, इसके अलावा फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा प्ले स्टोर ऐप है झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। सर प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कर लें क्या? भाई कर लो डाउनलोड, क्योंकि जो टर्म 2 की क्लासेस हैं, टर्म 1 तो ऐसे ही निकलेगा, टर्म 2 की जो क्लासेस हैं वो लाइव होंगी मेरे साथ, वो भी इस ऐप झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स पर। तो अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन टर्म 2 की लाइव क्लासेस यहाँ पर हम कंडक्ट करेंगे। तो बच्चा पार्टी, खैर आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ कल सेम शाम 5 बजे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।